Hello friends, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this video we will discuss Family Studies PYQ. ये Family Study Unit के PYQ है. तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे Family Studies जो यूनिट है, यूनिट नंबर 8, उसके कुछ PYQs है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. तो ये PYQs बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं. जो भी स्टूडेंट यहाँ पर UGC नेट होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहा है तो मैक्सिमम इस वीडियो को, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि यहाँ पर जब आप वीडियो शेयर करोगे तो और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सके, उन स्टूडेंट्स को भी हमारे साथ पढ़ने का मौका मिले. तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि फैमिली स्टडीज़ रिलेटेड यूनिट जो है उससे रिलेटेड है. तो यहाँ पर गाइस जो फैमिली स्टडी यूनिट है, वैसे तो बहुत छोटी यूनिट है, बट जो क्वेश्चंस आते हैं वो वेटेज सबका इक्वली आता है. ठीक है, जैसे इस बार के एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे फैमिली स्टडीज से रिलेटेड जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे. तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस यूनिट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है सभी यूनिट्स को, क्योंकि सारी यूनिट्स जो हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो आइए अब हम यहाँ पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. कौन सा यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है? तो यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2005 में आया था, इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में क्या बताया गया था, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? विमेन गिव्स अप राइट टू रिसाइड विद द हस्बैंड. क्या महिला पति के साथ रहने का अधिकार छोड़ देती है? विमेन हैज राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस विद द हस्बैंड. महिलाओं को पति के साथ साझा घर में रहने का अधिकार है. विमेन कैन नॉट हैव राइट टू हर श्रीधन. महिलाओं को अपने श्रीधन पर अधिकार नहीं हो सकता है. एंड हस्बैंड कैन एंटर वर्क प्लेस ऑफ द वुमेन. क्या पति स्त्री के कार्यस्थल में प्रवेश कर सकता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ये आपको बताना है. इसमें हम ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ रहे हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे. तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में तब मालूम होगा जब आपको पता होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था क्या. तो गाइस जब भी हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करते हैं तो एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो कि 2006 में आया था, उसमें बोला गया था कि विमेन को कुछ भी यहाँ पर वायलेंस सहने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आए थे. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि विमेन को पूरा अधिकार है, जितने भी राइट्स यहाँ पर मेन के पास है, ठीक है, वो भी क्या कर सकते हैं, अपने जितने हस्बैंड के पास राइट है उतने ही उनकी वाइफ के पास भी राइट होने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर वुमेन गिव्स अप राइट टू रिसाइड विद हर हस्बैंड, ये गलत हो गया. क्या महिला पति के साथ रहने का अधिकार छोड़ देती है? ऐसा नहीं होता है. ठीक है, उनके पास पूरा अधिकार होता है कि अपने हस्बैंड के साथ वो साझा घर में रहे. ठीक है, एक साथ दोनों मिलके रहे, उनके पास पूरा यहाँ पर अधिकार होता है. वुमेन कैन नॉट हैव राइट टू हर श्रीधन. जो श्रीधन है उनका राइट उनके पास होता है, इसलिए यहाँ पे कैन नॉट लिखा है तो ये गलत हो गया है. और यहाँ पर हस्बैंड जो है उनके वर्क प्लेस पे एंटर नहीं कर सकता डोमेस्टिक वायलेंस के लिए. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच हेल्पलाइन नंबर कैन बी रीच्ड टू लॉग अ कंप्लेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस. अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट कोई कंप्लेन करनी है तो यहाँ पे कौन सा हेल्पलाइन नंबर होता है, उस हेल्पलाइन नंबर के बारे में यहाँ पर बताना है. तो कौन सा हेल्पलाइन नंबर हो गया? 161, 171, 181 या फिर 100. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 181 जो है, दिस इज द हेल्पलाइन फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस. आप यहाँ पर अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहा है या फिर कोई डोमेस्टिक वायलेंस को फेस कर रहा है तो वो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दैट इज 181. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रिलेटेड टू द कम्युनिटी एजुकेशन आर करेक्ट. अगर हमें कम्युनिटी एजुकेशन की बात करें तो कम्युनिटी एजुकेशन क्या है कि हम कम्युनिटी में किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. हम सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, जबकि हम यहाँ पर कम्युनिटी लेवल पे किस तरीके की एजुकेशन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पर कौन से प्रिंसिपल होते हैं कम्युनिटी एजुकेशन से रिलेटेड? लीडरशिप डेवलपमेंट. ऑब्वियसली जब आप कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पर लीडरशिप डेवलपमेंट भी होता है. यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, ये भी एक कम्युनिटी डेवलपमेंट का ही पार्ट है. और यहाँ पर सभी के पास एक्सेस होता है
कि वो अपने यहाँ पर एजेंसी और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको शेयर कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे सारे ही ऐसे प्रिंसिपल है जो कम्युनिटी एजुकेशन से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लीडरशिप डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पब्लिक इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, तो ये सारे किसके प्रिंसिपल है? कम्युनिटी एजुकेशन के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विच पेरेंटिंग स्टाइल कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज, यहाँ पर कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल होती है? ठीक है, ये कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल है उसके बारे में बताना है। पेरेंट प्लेस वैल्यू ऑन ओबीडियंस एंड फेवर पनिटिव पनिशमेंट इन ऑर्डर टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन। क्या माता पिता अपने बच्चों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आज्ञाकारिता को महत्व देते हैं और दंडात्मक दंड का पक्ष लेते हैं? ये कौन सा, ये जो क्वेश्चन आया है ये पेरेंटिंग स्टाइल से आया है, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है पेरेंटिंग स्टाइल से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पेरेंटिंग स्टाइल से अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं? तो जो क्वेश्चन बनते हैं पेरेंटिंग स्टाइल से वो बनेंगे जैसे यहाँ पर जितने भी ये वाला है, ठीक है, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव और इंडल्जेंट, ये सारे क्या पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहाँ पर जो पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते हैं, और अगर उनके बच्चे उनकी बात को नहीं मानते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलता है। ठीक है, पनिशमेंट मिलता है और अपने बच्चों को कंट्रोल में करके रखते हैं। तो इस तरीके की पेरेंटिंग स्टाइल को हम बोलते हैं ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, जिसमें यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जो पेरेंट्स ने बोल दिया वही बच्चों को मानना पड़ता है। यहाँ पर उनको पनिशमेंट दी जाती है और इसी पनिशमेंट की वजह से ये स्टाइल कौन सा होता है? अथॉरिटेरियन स्टाइल। कमिंग टू द अथॉरिटेटिव स्टाइल, इसमें यहाँ पर पेरेंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं, दोनों साइड का कम्युनिकेशन होता है, जबकि यहाँ पर अथॉरिटेरियन में वन वे कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ पेरेंट्स ही यहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ अथॉरिटेटिव यहाँ पर बच्चे भी अपनी बात रखते हैं, डिसीजन लिया जाता है दोनों का सेम मिलके, पेरेंट्स जो है वो भी बच्चों के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोई भी यहाँ पर पनिशमेंट की बात नहीं करते हैं इन द केस ऑफ अथॉरिटेटिव स्टाइल। उसके बाद यहाँ पर अगर हम अथॉरिटेटिव की एक हल्की सी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे पेरेंट्स को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, गुस्सा नहीं करना होता है, तो ये थोड़ा सा एक इसका डिसएडवांटेजेस हम बोल सकते हैं। वैसे इसका लूप होल भी नहीं बोल सकते ना डिसएडवांटेज, लेकिन जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल होती है यहाँ पर बच्चों को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, परमिसिव जो होती है उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है। यहाँ पर बच्चे जो है वो अपनी मर्जी से ही क्या करते हैं, सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन था अथॉरिटेटिव स्टाइल से। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है विच आर द स्टैट्यूटरी बॉडीज रिक्वायर्ड टू बी सेटअप अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000। जो एक्ट आया था जुवेनाइल जस्टिस का 2000 में, इसमें से कौन कौन सी उसकी स्टैट्यूटरी बॉडीज थी उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें काउंसलिंग फॉर राइट्स, ऑब्जर्वेशन होम, जुवेनाइल वेलफेयर बोर्ड, एंटीनेटल क्लिनिक्स एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या बोलता था कि यहाँ पर हमें क्या करना है, जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, केयर और प्रोटेक्शन एक्ट था बेसिकली। तो इसमें कौन कौन से यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडीज थी, उन बॉडीज के बारे में आपको बताना है। काउंसिल फॉर राइट्स नहीं थी, ऑब्जर्वेशन होम, जुवेनाइल वेलफेयर बोर्ड एंड क्लिनिक्स कभी भी इसमें काउंट नहीं होता है, एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो यहाँ पे बी, सी और ई मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में पूछा गया था कि जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है उसमें कौन कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज इन्वॉल्व होती है। तो ऑब्जर्वेशन होम, जुवेनाइल वेलफेयर बोर्ड एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ये तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगेन ये पेरेंटिंग स्टाइल से क्वेश्चन है। ठीक है, ये अगेन किससे क्वेश्चन है, पेरेंटिंग स्टाइल। तो यहाँ पे पेरेंटिंग स्टाइल को हमें कभी भी भूलना नहीं है। पेरेंटिंग स्टाइल से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं और हमेशा आएंगे, तो पेरेंटिंग स्टाइल वाला टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन पूछ रहा है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल इज अ डेमोक्रेटिक रेशनल अप्रोच इन विच चिल्ड्रंस राइट आर रिस्पेक्टेड। क्या अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल एक डेमोक्रेटिक और एक रेशनल अप्रोच है जिसमें बच्चों के अधिकार को या बच्चों के राइट्स को यहाँ पर क्या किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है।
रीजन बोल रहा है ए डेमोक्रेटिक एंड रेशनल अप्रोच इन पेरेंटिंग स्टाइल में लीड टू चिल्ड्रन नॉट रिस्पेक्टिंग देयर पेरेंट्स। अगर हम डेमोक्रेटिक और रेशनल अप्रोच की बात करें तो डेमोक्रेटिक और रेशनल अप्रोच में बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? देखो यहाँ पर क्या बोला है, दोनों असर्शन रीजन सही है, रीजन करेक्ट है, असर्शन गलत है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ असर्शन की मैंने आपको बताया है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाते हैं, बच्चों को फ्रीडम नहीं होती है और इसमें बच्चों को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, अगर वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे हैं तो उनको स्ट्रिक्टली पनिश यहाँ पर किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत, क्योंकि इसमें बच्चों की राइट्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं की जाती, सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है, मीन्स पेरेंट्स ही अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। तो असर्शन तो हो गया रोंग। आई रीजन की, अब रीजन पढ़ते हैं। रीजन क्या है? डेमोक्रेटिक और रेशनल अप्रोच कौन सी है जिसमें अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बना के रखेंगे तो हो सकता है यहाँ पर बच्चे जो है अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ना करें, उसी को हम डेमोक्रेटिक और रेशनल अप्रोच बोलते हैं। तो दोनों ये वाला स्टेटमेंट असर्शन क्या है, सॉरी रीजन क्या है, करेक्ट है, लेकिन असर्शन जो है वो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में बोला है। जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल होती है उसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाते हैं, बच्चे वो बच्चों को क्या करते हैं, पनिश करते हैं अगर उनके डिसीजंस को यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग फैमिली टाइप विद द स्टेजेस ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल। जो पूरा फैमिली लाइफ साइकिल चलता है उसकी स्टेजेस को आपको बताना है। नॉर्मल, न्यूक्लियर फैमिली, ये सारी फैमिली टाइप्स है, ये स्टेजेस दी हुई है। नॉर्मल न्यूक्लियर फैमिली, चाइल्डलेस फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली विद अडॉप्टेड चाइल्ड, जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली एंड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। सबसे पहले अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कौन सी स्टेज आती है? सबसे पहले यहाँ पर आता है पहले न्यूक्लियर फैमिली होगा। ठीक है, सबसे पहली स्टेज जो आपको लर्न करनी है स्टूडेंट्स वो है बिगिनिंग स्टेज। ठीक है, बिगिनिंग के बाद आती है एक्सपेंडिंग स्टेज और लास्ट में आता है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। ठीक, तो ये तीन स्टेज ऐसी है जो कि पूरी फैमिली लाइफ साइकिल को डिपेक्ट करता है, बिगिनिंग स्टेज, एक्सपेंडिंग स्टेज और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिंग या फिर रिटायरमेंट स्टेज। तो इन स्टेजेस के अकॉर्डिंग हमें इसको मैच करना है। ठीक है, तो हम कैसे मैच करेंगे आइए सीखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मल न्यूक्लियर फैमिली, अगर मैं नॉर्मल न्यूक्लियर फैमिली की बात करूं तो उसमें क्या होती है? देखो बिगिनिंग स्टेज कौन सी होती है? जब शादी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब कपल बन जाते हैं, शादी हो जाती है, दैट इज अ बिगिनिंग स्टेज, है ना। यहाँ पर बेबी इज नॉट बोर्न, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, सिर्फ शादी हुई है। ठीक है, तो ये स्टेज कब तक होती है? टिल द चाइल्ड इज नॉट बोर्न। ये कौन सी स्टेज हो गई? बिगिनिंग स्टेज। एक्सपेंडिंग स्टेज व्हेन द बेबी इज बोर्न और फिर वो अपना स्कूल स्टार्ट, जैसे बड़ा हुआ बच्चा, स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, स्कूलिंग के बाद वो कॉलेज चले जाते हैं, कॉलेज के बाद जॉब करने लग जाते हैं। तो ये पूरी स्टेज किस में आती है? एक्सपेंडिंग स्टेज में। उसके बाद यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज, जब पेरेंट्स ही बूढ़े हो जाते हैं, उनके बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जॉब करने लगते हैं। रिटायरमेंट जो स्टेज आती है पेरेंट्स की, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक बताया है। अब हमें मैच करना है नॉर्मल न्यूक्लियर फैमिली को। नॉर्मल न्यूक्लियर फैमिली में क्या आएगा? बिगिनिंग स्टेज आएगी। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज हो सकती है, एक्सपेंडिंग भी हो सकती है और कॉन्ट्रैक्टिंग भी हो सकता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली नहीं है। नेक्स्ट आता है चाइल्डलेस फैमिली, जिसमें बच्चे ही नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार नंबरिंग कर देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए ये क्वेश्चन समझने में। ठीक, अब यहाँ पर हम चलते हैं चाइल्डलेस फैमिली पे। तो चाइल्डलेस फैमिली में कौन से हैं? जिसमें बच्चे नहीं हैं। अभी बताया था ना कौन सी स्टेज होती है? वो बिगिनिंग स्टेज। ये कौन सी स्टेज है? टिल द फर्स्ट चाइल्ड इज बोर्न। तो यहाँ पर बिगिनिंग स्टेज कंटिन्यू, ये कौन सी है? चाइल्डलेस फैमिली। अब हम बात करते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली विद अडॉप्टेड चाइल्ड, जिसमें सिंगल पेरेंट फैमिली है और बच्चे को अडॉप्ट किया हुआ है, तो वो एक्सपेंडिंग भी है और कॉन्ट्रैक्टिंग भी स्टेज हो सकती है। नेक्स्ट आता है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में क्या होता है? एक्सपेंडिंग स्टेज कंटिन्यू, क्योंकि इसमें जॉइंट फैमिली में क्या है? बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। ठीक है, सब लोग फैमिली जॉइंट रहती है, तो एक्सपेंडिंग स्टेज यहाँ पर चलती रहती है। उसके बाद आती है
एक्सटेंडेड फैमिली, तो एक्सटेंडेड फैमिली कौन सी होते हैं यहाँ पर, बिगिनिंग स्टेज विद एक्सपेंडिंग स्टेज। तो एक्सटेंडेड में कौन सी आ गई, जिसमें बिगिनिंग स्टेज है और एक्सपेंडिंग स्टेज है, इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नॉर्मल न्यूक्लियर फैमिली में बिगिनिंग, एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज, चाइल्डलेस फैमिली में बिगिनिंग स्टेज कंटिन्यू, सिंगल पेरेंट फैमिली विद अडॉप्टेड चाइल्ड में एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज, जॉइंट फैमिली में एक्सपेंडिंग स्टेज कंटिन्यू एंड एक्सटेंडेड फैमिली में बिगिनिंग स्टेज विद एक्सपेंडिंग स्टेज। राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कौन सा एक्ट कब आया था। सबसे पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो आप सब लोग ये तभी अरेंज कर पाओगे जब आपको इनका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट पता होगा। सबसे पहले अगर मैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करूं तो ये आया था 1971 में। ठीक है, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था 1961 में। नेक्स्ट यहाँ पे प्री कंसेप्शन और प्री नेटल, जो प्री कंसेप्शन प्री नेटल आया था वो था 1994 में। ठीक है, उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट आया था 1954 में। ये अगर आपको सारे ईयर याद होंगे तो ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये आया था 2005 में जो हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे 1955 है, 54 नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बचता है सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल एक्ट, जो कि 2013 में आया था। ठीक है, तो अब मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब इसको हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो इसको हम अरेंज कैसे करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। देखो अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि जितने भी एक्ट्स आते हैं, चाहे वो फैमिली स्टडीज में एक्ट आए, चाहे वो आपके एक्सटेंशन मैनेजमेंट यूनिट से एक्ट आते हैं, या फिर एक्ट आते हैं आपके न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स यूनिट से, तो इन सारे एक्ट्स को आपको नोटबुक में लिखना है। और यहाँ पर जितने भी एक्ट्स के साथ साथ ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है वो सारे आपको नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी आप एंड में जून में जब आप इन चीज़ों को रिवाइज करोगे तो आपके पास एक सारे नोट्स मिल जाएंगे जहां पर सारे एक्ट्स जो होंगे वो लिखे हुए होंगे। ठीक है, तो इन एक्ट्स के साथ साथ ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस भी याद रखना है। अगर ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन याद नहीं होंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारे एक्ट्स को ध्यान में रखना है, कौन से ईयर में कौन सा एक्ट आया था। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आया था 1971 में। ठीक है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले कौन सा जाएगा 1955 में डी। ठीक है, उसके बाद जाएगा 1961 में बी। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहले जो आया था हिंदू मैरिज एक्ट आया था 1955 में, फिर आया डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971, फिर प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994, देन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 एंड लास्ट में द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013। तो ये सारे एक्ट के बारे में आपको नोटबुक में लिखना है कि कौन सा एक्ट कब इंप्लीमेंट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिस्क्राइब वुमेन डिसएडवांटेज पोजीशन एंड लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव थॉट्स। इसमें क्या बोला गया है ये हम थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं दोनों स्टेटमेंट ये। ठीक है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिसर्च में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करें, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला कि वुमेन डिसएडवांटेज पोजीशन एंड लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव थॉट्स। वुमेन आज भी यहाँ पर अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयर नहीं है, ये असर्शन बोला गया है। रीजन में क्या है, नोशंस ऑफ मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी आर आउटकम्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन विच शेप सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स। क्या यहाँ पर जो हम सोसाइटी लेवल पे मस्कुलिनिटी मींस मैन पावर और फेमिनिटी वुमेन पावर की बात करते हैं, तो क्या ये हमारे रिप्रोडक्टिव राइट को शेप देता है? तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट गाइस करेक्ट है, क्योंकि जब
यहाँ पर वुमेन जो है आज भी अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयर नहीं है, क्योंकि सोसाइटी जो है यहाँ पर अगर हम सिर्फ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की बात करें, आज भी ऐसे एरियाज है जहाँ पे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है ना, ज़्यादा फीमेल पावर नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। क्योंकि जो अगर हम यहाँ पर फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी की बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी सोसाइटी को एक शेप देता है ना। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंगलहुड एज अ ट्रेंड हैज राइजन कंसिडरेबली इन रिसेंट ईयर्स। क्या कुछ सालों में यहाँ पर अकेलापन मीन सिंगलहुड जो है वो ज्यादा राइज अप हो गया है, ठीक है। Women with high status careers, later marriage and high divorce rate have contributed to remaining single। कि women जिनका हाई स्टेटस है, जो अच्छी पोजीशन पे है करियर में, जिनकी लेट शादी हो रही है या जहाँ पर डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा हाई है, तो क्या वो सिंगल रहना पसंद करते हैं? तो ये दोनों स्टेटमेंट गाइस इनकरेक्ट है। ऐसा नहीं है आज सिंगलहुड नहीं बढ़ा है, कुछ कुछ एरियाज में आज भी यहाँ पर जॉइंट फैमिली में लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंगलहुड फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली लोगों को यहाँ पर आज भी कुछ कम पसंद आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रेंड आजकल सिर्फ सिंगलहुड का है, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि विमेन जो हाई स्टेटस है, जिनका करियर में हाई स्टेटस है, या जिनकी लेट शादी हो रही है, या जिनके डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा हाई है, तो वो सिंगल रहना पसंद करता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएंगे। Next question is match the programs given in list 1 with the year of their inception given in list 2। यहाँ पर दोनों प्रोग्राम्स को मैच करना है। ICDS कब आया, स्वच्छ भारत अभियान कब आया, सर्व शिक्षा अभियान एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आंदोलन कब आया था, इसको मैच करना है। अब ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा जब यहाँ पर हमें ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस पता होंगे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ICDS क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, दैट इज 1975। स्वच्छ भारत अभियान आया था 2014 में, ठीक है, जिसमें क्लीन इंडिया की बात की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान, सभी को राइट है एजुकेशन का, 2001 में। एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अ फैमिली फंक्शंस एज अ सिस्टम। क्या फैमिली जो है एक सिस्टम की तरह फंक्शन करती है, मतलब सब लोग एक साथ यहाँ पर रहते हैं। इसमें क्या है, सबके पास अपने अपने गोल होते हैं, सब एक दूसरे के डिसीजंस के रिस्पेक्ट करते हैं, और यहाँ पर सबके गोल्स कोऑर्डिनेट होते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग विच पेरेंट एजुकेशन प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल साइकोलॉजी। कौन सा यहाँ पे पेरेंट एजुकेशन प्रोग्राम था जो कि किस पे बेस्ड था, इंडिविजुअल साइकोलॉजी पे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा, एक आप सभी को मालूम है स्टेप प्रोग्राम चलाया गया था, दैट इज सिस्टमैटिक ट्रेनिंग फॉर इफेक्टिव पेरेंटिंग। हम पेरेंट्स को क्या सिखाते हैं, पेरेंटिंग स्टाइल सिखाते हैं कि किस तरीके से अपने बच्चों के साथ बिहेव करना है, किस तरीके से अपने बच्चों के साथ रहना है। तो उसका मतलब क्या है, स्टेप ट्रेनिंग एक स्टार्ट हुई थी जिसमें पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में सिखाया गया था कि कैसे हम अपने बच्चों का यहाँ पर केयर कर सकते हैं, दैट इज सिस्टमैटिक ट्रेनिंग फॉर इफेक्टिव पेरेंटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पॉजिटिव पेरेंटिंग टेक्निक्स इंक्लूड, अगर हम पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल की बात करें तो क्या क्या चीजें आती है पॉजिटिव पेरेंटिंग टेक्निक में। फोकस ऑन द बिग स्टफ, टीच एम्पैथी, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ट्रम्प एंगर, लिसन टू योर चिल्ड्रन एंड बिलीव इन योर चिल्ड्रन। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। फोकस ऑन द बिग स्टफ, अगर हम पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल की बात करें, हमें क्या है, पेरेंट्स को पॉजिटिव पेरेंटिंग हमें देखनी है, ठीक है। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग में हम कुछ बड़ी चीज पे फोकस करेंगे, छोटा देखेंगे तो छोटा ही सोचेंगे, है ना। तो बिग स्टफ पे हमें फोकस करना है, एम्पैथी सिखानी है बच्चों को, ठीक। नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ट्रम्प एंगर, लिसन अपने बच्चों को सुनना है, एंड अपने बच्चों में बिलीव करना है, और नेचुरल चीजें ज्यादा हो, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर कूल माइंड से सारे डिसीजंस को लेना है, तो तभी क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल मानी जाती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन इज आस्किंग द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो कि 2005 में आया था, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करी गई थी, ठीक है। सीक्स टू इंश्योर सिविल रेमेडी टू द विक्टिम को यहाँ पर पूरा जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है
उसको यहाँ पर हम रेमेडी दे, ठीक है, यहाँ पर पनिश किया जाए। नो प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू द विक्टिम, क्या विक्टिम को यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी गई है, ठीक है, यहाँ पर प्रोटेक्शंस प्रोवाइड की जाती है विक्टिम को, ठीक है। जो डोमेस्टिक वायलेंस सह रहा है उसको रेमेडी दे दी जाती है, जैसे यहाँ पर पुलिस मदद करती है, यहाँ पर जो एनजीओज आती हैं मदद करने, ठीक है, उनको एक सेफ शेल्टर दिया जाता है रहने के लिए, तो हम सिविल रेमेडीज देते हैं विक्टिम को। नो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ए वुमेन कैन क्लेम राइट टू हर स्त्रीधन, इसको स्त्रीधन को वो अपने क्लेम कर सकती है। ए वुमेन लॉसेस राइट टू रिसाइड विद हर हस्बैंड, क्या यहाँ पर वुमेन को अधिकार नहीं होता अपने हस्बैंड के साथ रहने का, उसको पूरा अधिकार है, इसलिए ऑप्शन गलत होगा। स्टेट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफिसर फॉर द विक्टिम, विक्टिम जो यहाँ पर जूझ रहा है डोमेस्टिक वायलेंस से, उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और ई क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये कुछ 15 क्वेश्चंस थे जो हमने फैमिली स्टडीज के देखे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ फैमिली स्टडीज के ही PYQs को डिस्कस करेंगे। तब तक वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यहाँ पर अगर किसी को भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में वो नीचे लिखकर बता सकते हैं कि क्या डाउट है, तो क्वेश्चन का आंसर वहां पे जरूर मिलेगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो, और लाइव क्लास में नहीं पूछ पा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हो। तो मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।